बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, इसकी कुछ खसूसियात और किस बुनियाद के ऊपर मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ़ इक़साम के अंदर तकसीम किया जाता है। तो तफसीलन मॉलिक्यूल का जायज़ा लेने के लिए चलते हैं ग्लास बोर्ड की तरफ। मॉलिक्यूल, सबसे पहले मॉलिक्यूल की तारीफ़ करते हैं। मॉलिक्यूल मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जो एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जो एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है, मॉलिक्यूल कहलाता है। बड़ी आसान सी तारीफ़ है मॉलिक्यूल की, मॉलिक्यूल कहलाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को तो एटम कहते हैं। यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जो एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आ रहा है, यहाँ पे हम मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को मॉलिक्यूल कह रहे हैं। कभी हम मादे के सबसे छोटे ज़र्रे को एटम कहते हैं। तो इन दोनों में फिर फ़र्क क्या रहा? तो असल में एटम किसी मादे का सबसे छोटा ज़र्रा है जिसमें दो बातें हैं। वो आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख भी सकता है, जबकि कुछ एटम्स ऐसे हैं जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। लेकिन मॉलिक्यूल ऐसा सबसे छोटा ज़र्रा होगा जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता होगा। उस छोटे ज़र्रे को किसी मादे के जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकता है, उसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। तो इसकी कुछ खसूसियात देखते हैं मॉलिक्यूल की। उन खसूसियात से हमें मज़ीद मॉलिक्यूल को जानने में आसानी होगी। खसूसियात, मॉलिक्यूल में मादे की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। पहली बात, इसमें मादे की सारी खसूसियात मौजूद होंगी। मसलन मॉलिक्यूल जिन एटम्स के मिलने से, जिन एटम्स के कीमियाई मिलाप से बन रहा है, उन एटम्स की सारी खसूसियात जो हैं वो मॉलिक्यूल के अंदर किसी ना किसी तरह से पाई जाएंगी। वैसे तो हम ये बात पहले भी पढ़ के आए हैं कि कंपाउंड के अंदर जो एटम्स या एलिमेंट्स अपनी पहचान खो देते हैं, लेकिन अगर मैं कंपाउंड के सबसे छोटे ज़र्रे की बात करूं तो वो मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल एक ऐसा ज़र्रा है जो तमाम खसूसियात मादे की अपने अंदर रखता है। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। आज़ादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। तो ये दो तीन बातें आपने इसकी खसूसियात के हवाले से याद रखनी है, क्योंकि अगर हमें ये खसूसियात पता होंगी तो ही हम इसको आगे मज़ीद तफसील के साथ समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा कि मादे का सबसे छोटा ज़र्रा जो एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है, और खसूसियात के अंदर हम बड़ी अहम बात कर रहे हैं कि इसमें मादे की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। और दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल आज़ादाना तौर पर भी अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। मैं नोबल गैसेस की बात करता हूँ। आपने नोबल गैसेस के अंदर पढ़ा होगा, आप लिखते हैं हीलियम
अगर मैं हीलियम को उसके सिंबल की मदद से जाहिर करूं तो हीलियम का सिंबल है He, आप पढ़ते होंगे नियॉन। अगर मैं नियॉन को उसके सिंबल की मदद से जाहिर करूं तो इसका सिंबल है Ne। मतलब जितनी भी नोबल गैसेस हैं, अगर मैं उन सारी नोबल गैसेस की बात कर रहा हूं तो ये आज़ादाना वजूद अपना बरकरार रख सकती हैं सारी नोबल गैसेस। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ He है हीलियम के लिए, Ne है नियॉन के लिए, ये ना सिर्फ हीलियम के एलिमेंट को जाहिर करता है, ना सिर्फ उसके एटम को भी जाहिर करता है, बल्कि साथ साथ हीलियम के मॉलिक्यूल को भी जाहिर करता है। तो ये एक ही सिंबल एटम को भी जाहिर कर रहा है, एलिमेंट को भी जाहिर कर रहा है, मॉलिक्यूल को भी जाहिर कर रहा है। तो मॉलिक्यूल फिर ऐसी शय होगी, किसी मादे का ऐसा छोटा ज़र्रा होगा जो आज़ादाना तौर पर अपना वजूद भी बरकरार रख सकता है। तो नोबल गैसेस की मैंने मिसाल आपके सामने यहाँ पे रखी है कि ये सारी की सारी आज़ादाना अपना वजूद बरकरार रख सकती हैं। अगर मैं मॉलिक्यूल की इकसाम की बात करूं कि मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के होते हैं, तो मुख्तलिफ बुनियादों के ऊपर मॉलिक्यूल्स को मुख्तलिफ इकसाम में तकसीम किया जाता है। मुख्तलिफ बुनियादें, मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर मॉलिक्यूल्स को तकसीम किया जाता है सबसे पहले एटम्स की तादाद के लिहाज से। तो ये एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ये मैंने पहली बुनियाद बताई है जिसके ऊपर हम मॉलिक्यूल्स की तकसीम करते हैं। तो एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स कितनी तरह के हो सकते हैं, मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। जैसा कि एटम्स की तादाद के लिहाज से मेरे पास पहले नंबर पर मैं कहता हूँ एटम की तादाद के लिहाज से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मैं लिख सकता हूं कि एटम की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को एक और शाख के अंदर तकसीम किया जाता है जिसको हम लिखते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हम कह सकते हैं एटम्स के एटम की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल की तीसरी किस्म कौन सी हो सकती है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। या हम ये भी कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल की एक और किस्म है एटम्स की तादाद के लिहाज से, और वो कौन सी है, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले नंबर पर हम एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स को उनमें पाए जाने वाले एटम्स की तादाद के लिहाज से इस 4 तरह से तकसीम कर सकते हैं। ये पहली बुनियाद के ऊपर मैंने आपको मॉलिक्यूल की तकसीम बताई है एटम्स की तादाद के लिहाज से। दूसरे नंबर पर हम मॉलिक्यूल को मज़ीद तकसीम कर सकते हैं किसकी बुनियाद पर, एटम की किस्म के लिहाज से। दूसरे नंबर पर किसकी बुनियाद पर हम तकसीम कर सकते हैं, एटम की किस्म के लिहाज से, एटम्स की किस्म के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की इकसाम। अब एटम की किस्म के लिहाज से मॉलिक्यूल कितनी तरह के होंगे, एटम की किस्म के लिहाज से हम मॉलिक्यूल को 2 शाखों के अंदर तकसीम करते हैं। पहले नंबर पर हम लिखते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरे नंबर पर हम लिखेंगे हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर भी मॉलिक्यूल्स को इन्हीं 2 बुनियादों के ऊपर तकसीम करके बताया हुआ है। मैं आपके साथ एक और बुनियादी लिहाज से मॉलिक्यूल की तकसीम को शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम मज़ीद मॉलिक्यूल को तकसीम कर सकते हैं
साइज के लिहाज से, साइज के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की इकसाम। तो साइज के लिहाज से भी मॉलिक्यूल्स को तकसीम किया जाता है दो शाखों के अंदर। पहले नंबर पर माइक्रोमॉलिक्यूल्स और दूसरे नंबर पर मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल एंड मैक्रोमॉलिक्यूल। तो हमने मॉलिक्यूल्स को इन तीन बुनियादों के ऊपर तकसीम किया है। एटम की तादाद के लिहाज से, दूसरे नंबर पर एटम की किस्म के लिहाज से, और तीसरे नंबर पर मॉलिक्यूल के साइज के लिहाज से। तादाद के लिहाज से भी मुख्तलिफ शाखें हैं, एटम्स की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ शाखें हैं मॉलिक्यूल की, और साइज के लिहाज से भी मुख्तलिफ शाखें हैं। एक एक करके इन तमाम के बारे में जानते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल की वजाहत करती हैं, ये तीनों तरह से मॉलिक्यूल की तकसीम कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एटम्स की तादाद के लिहाज से। तो पहले नंबर पर हम शुरू करेंगे एटम्स की तादाद के लिहाज से। तो मैंने कहा एटम की तादाद के लिहाज से मुख्तलिफ इकसाम है, जिसमें से पहले नंबर पर कौन सी है? पहले नंबर पे है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो देखते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं। यहां पे आपको दो अल्फाज लिखे हुए नजर आ रहे हैं। पहले नंबर पर है मोनो और दूसरे नंबर पर है एटॉमिक। मोनो का मतलब क्या होता है? जहां भी मोनो लिखा आ जाए इसका मतलब है एक, और जहां एटॉमिक लिखा आ जाए इसका मतलब है किसकी बात हो रही है? एटम्स की। एटम्स की बात हो रही है। एटॉमिक मीन एटम्स, मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम। तो आइए तारीफ करते हैं इसकी। सबसे पहले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल हों, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होंगे क्या कहलाएंगे? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर हमें मोनोएटॉमिक इन दो अल्फाजों का मतलब पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं? मॉलिक्यूल को बआसानी तारीफ कर सकते हैं मॉलिक्यूल की। ये जितनी भी इकसाम आपको नज़र आ रही है ना, आपने सिर्फ हर किस्म में पाए जाने वाले ये जो अल्फाज है ना, इनके मतलब को समझना है। जैसे जैसे आपको मतलब समझ आते गए वैसे वैसे समझिए आप मॉलिक्यूल की तारीफ भी कर सकते हैं और उसकी मिसाल भी आसानी से खुद से दे भी सकते हैं। मैंने सबसे पहले तारीफ लिखी है मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। मैं इसकी एक मिसाल लिखता हूँ मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी एक ही एटम पर मुश्तमिल होती हैं। तो सारी की सारी नोबल गैसेस जो हैं वो किसकी मिसालें हैं? मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। मैं लिखता हूँ इधर मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस, जैसा कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, वगैरह जितनी भी नोबल गैसेज हैं, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है, ये सारी की सारी जो हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की मिसालें हैं। हीलियम, इसका सिंबल क्या है? He। नियॉन, इसका सिंबल क्या है? Ne। और आपने सिंबल लिखने का एक तरीका पढ़ा था
कि अगर सिंबल दो लफ्ज़ों के ऊपर मुश्तमिल हो, दो हरूफ के ऊपर मुश्तमिल हो, दो हरूफ के ऊपर, तो पहले हर्फ को कैपिटल लिखा जाएगा जबकि दूसरे को स्मॉल छोटा लिखा जाएगा। आर्गॉन AR, क्रिप्टॉन KR, और इस तरह से जीनोन XE और रेडोन RN। ये मुख्तलिफ नोबल गैसेज हैं और ये सारी की सारी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की मिसालों में से। दूसरे नंबर पर एटम की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल की किस्म कौन सी है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब पहली तारीफ समझ आने के बाद बाकी हमें जो है वो खुद ही समझ आ जानी चाहिए, सिर्फ हमने मतलब समझना है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? पहले तो लफ्जी मतलब समझ लेते हैं। डाई का मतलब है दो और एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो क्या तारीफ बनी इसकी? इसकी तारीफ बनी ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम्स पर मुश्तमिल हों, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कभी भी आपको अकेला, तन्हा, अलहदा कभी भी नहीं नजर आएगा। हाइड्रोजन कभी भी आपको इस हालत में नजर नहीं आएगा, आपको हमेशा हाइड्रोजन इसी हालत में नजर आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन अकेला रह नहीं सकता, ये अलहदा शक्ल में पाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये ख़ुद को मुस्तहकम करना चाहता है और मुस्तहकम करने के लिए, क़याम पजीर रखने के लिए ख़ुद को, ये हमेशा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ मिलकर इस तरह से क्या करता है, एक मॉलिक्यूल की शक्ल में ही रहता है। तो आपके सामने मिसाल देखी है मैंने हाइड्रोजन की। अगर मैं इसके अलावा बात करूं तो नाइट्रोजन, जिसका सिंबल है N2। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी दो एटम्स पाए जाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी। अब कौन कौन से दो एटम पाए जाते हैं? एक हाइड्रोजन, दूसरा क्लोरीन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ इसके अलावा और बहुत से मॉलिक्यूल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर एटम की तादाद के लिहाज से अगर हम मॉलिक्यूल की किस्म पढ़े तो वो कौन सी बनती है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं? ज़रा मतलब पहले समझ लेते हैं। ट्राई का मतलब होता है तीन, और एटॉमिक का मतलब एटम्स। तो अब ये वाज़ेह हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, जो तीन एटम्स पर मुश्तमिल होंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे।
मिसाल के तौर पर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कुछ मिसालें देखते हैं जिसमें कितने एटम्स होने चाहिए, 3। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 3 एटम्स पाए जाएं, जैसा कि मैं आपके सामने एक मिसाल लिखता हूं यहाँ पे, पानी। अगर मैं पानी का फॉर्मूला देखूं तो पानी का फॉर्मूला है H2O। आपको इसमें 3 एटम्स नज़र आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। तो ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो 3 एटम्स के मिलने से बना हुआ है। एक और मिसाल लिखते हैं इसी के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला देखूं तो इसमें CO2, तो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो ये भी टोटल 3 एटम्स बनते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स के मिलने से बने होंगे वो क्या कहलाएंगे, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। चौथे नंबर पर एटम की तादाद के लिहाज से हम मॉलिक्यूल को तकसीम करते हैं। जो इसकी चौथी शक्ल है, चौथी किस्म है, वो है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पहले हम मतलब समझ लें, उसके बाद इसकी तारीफ लिखते हैं। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा। पॉली का मतलब एक से ज्यादा। अगर एटॉमिक की बात करें तो आप पीछे पढ़ के आए हैं बार बार, एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक से ज्यादा एटम्स पाए जाएं वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मतलब कम से कम 2 हों या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मैं इस पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की तारीफ देखूं तो इसके मुताबिक ये मैं कह सकता हूं कि ये जो मैंने मिसाल दी है इधर, या जो एक किस्म हमने पढ़ी है ट्राई एटॉमिक, या ये जो हमने पढ़ी है डाई एटॉमिक, ये भी असल में पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स ही हैं। लेकिन आम जिंदगी के अंदर हम इस्तेमाल जो करते हैं वो पॉली एटॉमिक की इस्तिलाह का तब करते हैं जब हमारे पास एटम्स की तादाद 5 इससे ज़्यादा हो जाती है, या इससे भी अगर बढ़ के बात करें तो 10 एटम से जब ज़्यादा तादाद हो जाती है तो उसके लिए फिर हम पॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि 2 एटम वाला भी, 3 वाला भी, 4 वाला भी, ये भी सारे पॉली हैं, क्योंकि पॉली का मतलब ही क्या है, एक से ज़्यादा। तो डाई में 2 हैं, ट्राई में 3 है। लेकिन आम जिंदगी के अंदर हम ज़्यादातर इस्तेमाल तभी करते हैं जब एटम्स की तादाद 6, 7, 8, 9 या इससे ज़्यादा हो जाए, तो फिर हम पॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। उससे कम एटम्स के लिए हमने मखसूस नाम रखे हुए हैं, इन्हीं का इस्तेमाल ज़्यादातर देखा जाता है। 2 एटम्स के लिए डाई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, 3 एटम्स के लिए ट्राई का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, 4 एटम्स के लिए टेट्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है, 5 के लिए पेंटा का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन जब ज़्यादा बढ़ते चले जाते हैं एटम्स किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो फिर हमें ख़ास लफ्ज़ रखने की बजाय, हालांकि उनके लिए भी अल्फाज हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, पॉली का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसकी तारीफ़ करते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के मिलने से बनते हैं। जो 2 या 2 से ज्यादा एटम्स के मिलने से बनते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, हमारे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड की बात करता हूं
आसान सी मिसाल से पहले मैं शुरू कर रहा हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका ज़रा फॉर्मूला देखें सल्फ्यूरिक एसिड का। इसका फॉर्मूला है H2SO4, 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन। तो ये कुल मिलाकर एटम्स की तादाद इसमें कितनी बन रही है? कुल मिलाकर एटम की तादाद बनती है इसमें 7, 4, 6 और 1 सल्फर 7। तो मतलब 2 से ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो लिहाजा हमने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा मॉलिक्यूल है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। एक और मिसाल देखते हैं इसी वाले से। मैं बात करता हूँ ग्लूकोज की। ग्लूकोज, इसका अगर फॉर्मूला देखें ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला बनता है C6H12O6, मतलब 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ही ऑक्सीजन है। अगर मैं इन सब को जमा करूं, इन सब नंबर्स को 6, 12, 6, तो मेरे पास ये जो वैल्यू बनेगी वो कौन सी बनेगी? 24। काफ़ी ज़्यादा तादाद में। तो इतनी ज़्यादा तादाद के अंदर जब एटम्स मौजूद होंगे किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, तो ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मैं एक और मिसाल आपके सामने रखता हूँ यहाँ पे। सुक्रोज, जिसको आम हालात में हम क्या बोलते हैं? चीनी। अगर मैं सुक्रोज का फार्मूला देखूं, तो सुक्रोज का फार्मूला मेरे पास बनता है C12H22O11, मतलब 12 कार्बन है, 22 हाइड्रोजन है, 11 ऑक्सीजन है। अगर मैं इस मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले इन सारे एटम्स को आपस में जमा कर लूं, तो मेरे पास बनता है 45। आप 12, 22 और 11 इन तीनों को जमा करें तो मेरे पास जवाब क्या आएगा? 45। मतलब ये एक और बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें एटम्स की तादाद और ज़्यादा है। तो एटम्स की तादाद जितनी ज़्यादा होती चली जाएगी, अपनी आसानी के लिए हम एक लफ्ज़ मखसूस करने की बजाय, जैसे डाई, ट्राई या आगे अगर हम टेट्रा पढ़ते, तो मखसूस करने की बजाय हम एक ख़ास लफ्ज़ रखने की बजाय हम एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे, और वो कौन सा है? पोली। मतलब अलहदा अलहदा देने की बजाय एक ही लफ्ज़ लिख लिया, पोली। ये भी पोली बोला जा सकता है, इसको पोली बोला जा सकता है, इसको भी पोली बोला, मतलब 2 से ज़्यादा सारे के सारे एटम्स। तो ये पहले नंबर पर हमने बड़ी तफसीलन समझा कि एटम्स की तादाद के लिहाज से मॉलिक्यूल्स को कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे तकसीम किया जाता है। आगे चलते हैं दूसरे नंबर के ऊपर, एटम्स की किस्म के लिहाज से मॉलिक्यूल्स की कौन कौन सी इकसाम है। एटम्स की इकसाम के लिहाज से मॉलिक्यूल 2 तरह के होते हैं एटम की इकसाम के लिहाज से। पहले नंबर पर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो लफ्जी मतलब देखते हैं। होमो का मतलब क्या है? होमो कहते हैं एक जैसा। होमो का मतलब एक जैसा। एटॉमिक का मतलब, ये तो अब आपको वैसे ही याद हो जाना चाहिए, एटॉमिक का मतलब क्या है? एटम्स। तो फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे मॉलिक्यूल हुए? ऐसे मॉलिक्यूल जो एक जैसे एटम्स के मिलाप से बनते हैं, एक जैसे एटम्स के मिलने से वजूद में आते हैं, वो मॉलिक्यूल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही किस्म के एटम्स के मिलने से वजूद में आते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स
कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम्स के मिलने से बन रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इनके फॉर्मूले लिखेंगे तो हमें ये मज़ीद समझ आएंगे। मैं एक और मिसाल लिखता हूँ यहाँ पे, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, मैं एक और मिसाल लिखता हूँ ओजोन, या अगर हम लिख रहे हैं फॉस्फोरस, या हम बात कर रहे हैं सल्फर, तो ये सारे के सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। कैसे? ज़रा हाइड्रोजन की बात करें तो दो एटम्स के मिलने से बन रहा है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो ऐसा और दोनों एटम कौन से हैं? हाइड्रोजन के, तो फिर ये होमोएटॉमिक होगा। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो ये भी दो एटम्स के मिलने से बनता है, और दोनों एटम्स कौन से हैं? नाइट्रोजन के। अगर ओजोन की बात करें तो तीन एटम्स के मिलने से बन रही है, और तीनों के तीनों एटम्स कौन से हैं? ऑक्सीजन के। फास्फोरस की बात करें तो चार एटम्स के मिलने से बन रहा है, और चारों कौन से हैं? फास्फोरस के। सल्फर की बात करें तो 8 एटम्स हैं, और 8 के 8 कौन से हैं? सल्फर के। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक ही किस्म के एटम्स के मिलने से बनते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर मॉलिक्यूल की किस्म के लिहाज से हम एक और शाख बनाते हैं मॉलिक्यूल की, जो कि कौन सी है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब हेट्रोएटॉमिक कौन से हैं? इनका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हेट्रो, हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ, किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ, और एटॉमिक का मतलब, एटॉमिक का मतलब है एटम्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ एटम्स के मिलने से बनते हैं, तो हम इसकी तारीफ किस तरह से लिखेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से बनते हैं, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं? जैसे कि अगर मैं बात करूं पानी, अगर मैं बात करूं सल्फ्यूरिक एसिड, अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज, अगर मैं इन सारे मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखूं तो पानी का फॉर्मूला है H2O, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है H2SO4, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करता हूँ, मैं नाइट्रिक एसिड की बात करता हूँ, सुक्रोज की बात करता हूँ, और इस तरह के बेशुमार मॉलिक्यूल्स हैं जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के कीमियाई मिलाप से बनते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स के मिलने से बनते हैं। आप देख सकते हैं कि पानी, इसमें दो मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट के एटम्स हैं, मतलब हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं, ऑक्सीजन के एटम भी हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो इसमें तीन मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स के एटम हैं, हाइड्रोजन के एटम्स भी हैं, सल्फर का एटम भी है, ऑक्सीजन के एटम भी हैं।
ग्लूकोज की बात करें तो इसमें भी 3 मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट के एटम्स हैं, मतलब कार्बन के एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। तो ऐसे सारे मॉलिक्यूल जो मुख्तलिफ तरह के एटम्स के मिलने से बने, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे। हमारी टेक्स्ट बुक सिर्फ मॉलिक्यूल्स को यहाँ तक ही वाज़िया करती है, तफसीलन बयान करती है। मैं आपके साथ एक और लिहाज से मॉलिक्यूल की तकसीम शेयर करता हूँ। तीसरे नंबर पर अगर हम मॉलिक्यूल को तकसीम करना चाहते हैं तो वो मॉलिक्यूल के साइज़ के लिहाज से, उसके हुजम के लिहाज से तीसरे नंबर पर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम मज़ीद मॉलिक्यूल को किस लिहाज से तकसीम कर सकते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा मॉलिक्यूल्स के साइज के लिहाज से। साइज के लिहाज से भी मॉलिक्यूल्स को तकसीम किया जाता है 2 शाखों के अंदर। नंबर 1 माइक्रो मॉलिक्यूल्स, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, थोड़ा, थोड़ा, या हम इसको लिख सकते हैं छोटा। मॉलिक्यूल से मुराद मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल्स, ये उनके वजन के लिहाज से तकसीम है। मॉलिक्यूल के साइज से मुराद था मॉलिक्यूल का वजन। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वजन, मॉलिक्यूलर वेट कम हो, थोड़ा हो, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। तो कैसे तारीफ करेंगे इसकी? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वजन, वजन मतलब वेट, कम हो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम माइक्रो मॉलिक्यूल की कुछ मिसालें लिखें यहाँ पे, अगर मैं बात कर रहा हूं कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका वजन इतना ज़्यादा नहीं होता, छोटा मॉलिक्यूल है, इसका वजन ज़्यादा नहीं है। एक और मिसाल देखते हैं, पानी, इसका वजन भी इतना ज़्यादा नहीं है। ग्लूकोज, इसका वजन भी इतना ज़्यादा नहीं है। मैं इनके अगर फॉर्मूला लिखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है CO2। अगर मैं इसका मास देखना चाहता हूं, इसका वजन देखना चाहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का, तो आप देखें कि कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास है 16, जबकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन का मास बन रहा है 32। 32 और 12 दोनों को जब मैं जमा करता हूँ तो मेरे पास पूरे कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकल आता है, और वो मास कितना बनता है? 44 ग्राम। वैसे तो मॉलिक्यूलर मास AMU, एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जाता है। अगर मैं ग्राम्स के अंदर जाहिर कर रहा हूँ तो यहाँ पे 44 ग्राम लिखूंगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की 1 मोल मिकदार को भी जाहिर कर रहा है। तो ये कोई इतना ज़्यादा वज़न नहीं है, तो एक माइक्रो मॉलिक्यूल है क्योंकि वज़न थोड़ा है। अगर मैं बात करूँ पानी की, तो पानी का फॉर्मूला है H2O। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एक हाइड्रोजन का मास है 1, 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 2, जबकि 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हो जाएगा 16,
और 16 और 2 मिलकर पूरे पानी के मॉलिक्यूल का वज़न कितना निकालेंगे? 18 ग्राम। वैसे तो एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन मैं ग्राम्स में अगर जाहिर करूं तो ये पानी के 1 मोल को भी जाहिर करता है। अगर ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, एक कार्बन का मास है 12, तो 6 कार्बन का मास 12 को ज़रब दे देंगे 6 के साथ, तो मेरे पास आंसर आएगा, जवाब आएगा 72। ये कार्बन का सिर्फ। हाइड्रोजन के एक एटम का मास है 1, 12 एटम्स का मास हो जाएगा 12। ऑक्सीजन के एक एटम का मास है 16, तो 6 एटम है, 16 को 6 के साथ ज़रब देंगे तो 6 के 6 ऑक्सीजन का मास निकल आएगा, और वो कितना निकलेगा? 96। अगर मैं इन सब को जमा करता हूं तो मेरे पास पूरे ग्लूकोज का मास निकल आएगा, और पूरे ग्लूकोज का मास है 180 ग्राम। ग्राम में जाहिर किया, जो कि इस ग्लूकोज के 1 मोल को भी जाहिर कर रहा है। तो अगर मैं देखूं 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड को, 18 ग्राम पानी को, या 180 ग्राम ग्लूकोज को, तो ये कोई इतने ज़्यादा मास की वैल्यू नहीं है इन तीनों कंपाउंड्स की। तो लिहाजा ये तीनों के तीनों कौन से मॉलिक्यूल्स होंगे? माइक्रो मॉलिक्यूल, जिनका जो मॉलिक्यूलर वेट है, जो वज़न है, वो थोड़ा होगा। आगे चलते हैं। साइज़ के लिहाज से जो दूसरी शाख बनती है मॉलिक्यूल की, वो है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, पहले तो लफ्जी मतलब समझ लेते हैं। मैक्रो का मतलब होता है ज्यादा, और मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, वो मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स, तो कैसे तारीफ लिखेंगे? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो, मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म के अंदर पाए जाने वाले जो ज़्यादातर बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, जो जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, इससे हरगिज़ मुराद ये नहीं है कि ये ग्लूकोज है या पानी है या कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हमारे जिस्म में कहीं ना कहीं नहीं पाया जाता। ये भी हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इनके अलावा और बहुत से ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अगर मैं उनकी कुछ मिसालें आपके सामने रखूं, तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आप स्टार्च की बात करते हैं, सेलुलोज की बात करते हैं, ग्लाइकोजन की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के अलावा आप बात करते हैं फैट्स। फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं, इनको रोगनियात भी कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये इन्हीं की मिसालों में से एक है। या अगर हम लिखें विटामिन्स, या अगर हम लिखते हैं हार्मोन्स, जो हमारे जिस्म का हिस्सा होते हैं, जिस्म में पाए जाते हैं, खारिज होते हैं जिस्म में से, और मुख्तलिफ़ तरह का अमल करवाने के लिए ज़रूरी होते हैं हमारे जिस्म के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। हम इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, माइक्रो
ये लफ्ज़ बोलने के लिए हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत या परेशानी नहीं करनी पड़ी, माइक्रो आराम से बोला जा रहा है। लेकिन मैक्रो बोलने के लिए भी हमारे चेहरे के ऊपर थोड़े से शिकन पैदा हो रहे हैं। तो जिस लफ्ज़ को बोलने के लिए थोड़े से माथे पर बल आए या शिकन आए, इसका मतलब वो कोई बड़ा लफ्ज़ है। तो आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं। तो माइक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वज़न थोड़ा होता है, और मैक्रो मॉलिक्यूल ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वज़न ज़्यादा होता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज आपने समझा मॉलिक्यूल क्या है, इसकी अहम खसूसियात कौन कौन सी हैं और इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम कौन कौन सी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।